सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम रिकर्सिव फंक्शन डिस्कस करेंगे। मगर रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जब भी अपने सी लैंग्वेज के अंदर किसी तरह के फंक्शन को कॉल करते हैं, आप डिफरेंट तरह के फंक्शंस अभी तक आपने पढ़े, हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं कैसे वर्क करते हैं, आपने वो चीज़ देखी। मगर जब हम अपने सी लैंग्वेज के अंदर किसी तरह के फंक्शंस को बनाते हैं, उनको कॉल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो फंक्शंस हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ आप मेन फंक्शन के थ्रू ही कॉल किए जा सकते हैं। आपका जो मेन फंक्शन रहता है यहाँ पे, इसमें हम जो अपना मेन प्रोग्राम होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम में कोई दूसरा फंक्शन बनाओगे तो उसको आप सिर्फ इसी मेन फंक्शन के थ्रू कॉल कर सको। आप किसी भी तरह का जो भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में डिज़ाइन कर रहे हो, आप बना रहे हो, राइट कर रहे हो, उसको आप किसी भी दूसरे फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हो। जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं printf, यहाँ पे ले लेते हैं हम मेन फंक्शन। जब भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेन फंक्शन प्रिंट होगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक फंक्शन वन कॉल कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अब फंक्शन वन डिफाइन करेंगे। सपोज आपका ये यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लेते हैं, दैट वन इज योर फंक्शन वन। अब यहाँ से हम फंक्शन टू को कॉल कर लेते हैं। तो आपके पास फंक्शन टू, यहाँ पे अब printf फंक्शन टू। अब ऐसा भी नहीं है प्रोग्राम में आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो वो आपके प्रीवियस फंक्शन जहाँ से कॉल किया जा रहा है वहाँ से आपके आगे ही हो। आप किसी फंक्शन से अपना प्रीवियस वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं फंक्शन वन, तो यहाँ पे आपके फंक्शन वन को फिर से कॉल करेगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पे हमने एक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी। आपका ये जो फंक्शन है, फंक्शन वन ने आपका फंक्शन टू कॉल किया, फंक्शन टू ने फिर आपके फंक्शन वन को दोबारा कॉल किया। तो ये एक तरह से आपके एक लूप की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये रेगुलरली आपका फंक्शन टू वन को कॉल कर रहा है, वन आपका टू को कॉल कर रहा है, तो ये लगातार चलते रह रहा है। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हमें किसी न किसी तरह की कंडीशन, जैसे बाद में क्या करना है इसको अभी कर लेते हैं। तो इस तरह की जब आपके पास लूप वाली प्रॉब्लम आती है फंक्शन के अंदर, तो हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपके फंक्शन टू में यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करेंगे, स्टैटिक इंट इज इक्वल टू वन, सॉरी इंट आई इज इक्वल टू वन। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जब आपका फंक्शन कॉल होता है तो इसकी आई की वैल्यू कम कर लेते हैं, इंक्रीमेंट। आफ्टर दैट हमें कंडीशन लगा देते हैं इफ़ आई इज़ लेस देन 5, लेस देन 5, जब तक आपका आई लेस देन 5 होगा आप फंक्शन वन को कॉल करोगे। जैसे ही आपका 5 से बड़ा जाता है तो एल्स आपकी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली जब भी आपका फंक्शन टू कॉल होगा तो उसमें आई की वैल्यू को फर्स्ट टाइम आपका इनिशियलाइज़ करेगा। आपने स्टैटिक वेरिएबल लास्ट लेक्चर में देखे हैं, तो आपके स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज़ किए जाएंगे। आफ्टर दैट जैसे इसकी वैल्यू अपडेट होती है आपका नेक्स्ट टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू यूज़ होगी। तो आई यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने वन इनिशियलाइज़ किया,
आपका फंक्शन टू प्रिंट हुआ, आफ्टर दैट आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आफ्टर दैट आपका इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसको चेक किया जाएगा कि इफ़ आई इज़ लेस देन 5। तो जब तक आपकी आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी आपका फंक्शन 1 कॉल किया जाएगा। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू इक्वल टू 5 होती है या 5 से बड़ी हो जाएगी, इक्वल टू 5 तक की काफ़ी, इक्वल टू 5 जैसी हो जाएगी, आपका ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी और आपका एल्स रिटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। लाइक दिस। जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, आपकी फर्स्ट लाइन मेन फंक्शन प्रिंट हुआ, आफ्टर दैट आपका फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 कॉल हुआ तो यहाँ से आपकी जो एग्जीक्यूशन है यहाँ फंक्शन 1 पे आ गई, आपकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट चली, फंक्शन 1 प्रिंट हुआ और उसने आगे आपके फंक्शन 2 को कॉल किया, यहाँ से आपका फंक्शन 2 कॉल हो गया, यहाँ पे आपका स्टैटिक वेरिएबल आई इनिशियलाइज हुआ, इसको डिक्लेयर किया गया, आफ्टर दैट 1 वैल्यू इसकी इनिशियलाइज की गई, फिर आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट चली, आपका फंक्शन 2 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन ट्रू, फिर से फंक्शन 1 को कॉल किया गया, तो यहाँ से फिर से आपका फंक्शन 1 प्रिंट हुआ, फिर फंक्शन 2 को कॉल किया गया, फिर यहाँ पे आया, अब आपकी आई की जो वैल्यू है वो लास्ट टाइम इंक्रीमेंट होगी अब 2, स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया है तो आई की वैल्यू अब 1 इनिशियलाइज नहीं होगी, लास्ट टाइम जो अपडेट हुई है आपकी वही रहेगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से फंक्शन 1 कॉल हुआ, आपका फंक्शन 1 प्रिंट हुआ, फिर आपके फंक्शन 2 को कॉल हुआ, तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका जब तक आपकी आई की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी तब तक रन करेगा। तो इस तरह से हम कंडीशन लगा के इस प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। लास्ट टाइम जो आपका प्रोग्राम चल रहा था वो आपका इन्फिनाइटली रन करता रहता। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आप देख रहे हो कि आप क्या है, किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हो। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अपना एक रिकर्शन पढ़ेंगे। रिकर्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। मतलब आप फंक्शन एक डिफ़ाइन कर रहे हो, वो फंक्शन आपने जहाँ पे डिफ़ाइन किया उसी के अंदर आप उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो। तो एक फंक्शन अपने आप को बार बार जब कॉल करता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस जो हम जैसी भी लगाएंगे उसके बेसिस पे वो आपको कॉल कर रहा है, तो वो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको रिकर्शन कहा जाता है। और इस रिकर्शन में हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, उसको कहा जाता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो आपकी फंक्शन कॉल होती है, उसको कहा जाता है आपके रिकर्सिव कॉल्स। तो बेसिकली आपके रिकर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को किसी काम को करने के लिए, किसी सब प्रोग्राम को, किसी सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए बार बार अपने आप को कॉल करता है, उसको आपका रिकर्शंस कहा जाता है। जब भी आपके सी लैंग्वेज के अंदर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो आपकी रिकर्शन की प्रोसेस को यूज़ करता है, तो उस तरह के जो टास्क होते हैं वो आपकी कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेमोरी को एक्सेस करता है। एक्सेस कैसे करता है, जब भी आप एक फंक्शन को एज अ रिकर्शन डिफाइन करते हो, तो जब भी वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर, आपके पास जो प्रोग्राम के लिए मेमोरी अवेलेबल है उसके ऊपर वो अपनी ही एक नई कॉपी को जनरेट करता है। तो हर बार जब भी वो फंक्शन कॉल किया जाएगा वो आपकी मेमोरी के ऊपर एक नई लोकेशन के ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा। जनरली जब भी आपका फंक्शन कॉल करता है, ऐसा फंक्शन आप कॉल करते हो, तो वो जब रन करेगा, जैसे ही आपका फंक्शन रन करना शुरू करता है, एग्जीक्यूट होना शुरू करता है, वो कंप्यूटर के ऊपर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है। जैसे ही आपके फंक्शन का काम ख़त्म होता है वो उस मेमोरी लोकेशन से अपने आप को टर्मिनेट कर देता है। तो एक तरह से वो इस मेमोरी लोकेशन को रिलीज़ कर देता है। मगर जब हम रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में पीछे वाला फंक्शन आगे वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है।
जिस फंक्शन को आप रन कर रहे हो वो फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उस केस में वो फंक्शन फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो आपकी कंप्यूटर के ऊपर एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे अपने आप को स्टोर करेगा, फिर जाके वो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। जिस टाइम आपकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन चल रही है वहीं उसी फंक्शन के बीच में आप उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो। तो जब आप उस फंक्शन को फिर से कॉल करोगे तो वो जो न्यू फंक्शन आपने फिर से कॉल किया है वो एक नई लोकेशन लेगा। लास्ट टाइम की जो लोकेशन है वो अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है, क्योंकि बेसिकली आपका जो फंक्शन चल रहा है उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसने अपनी स्टेटमेंट्स के बीच में ही अपने आप को फिर से कॉल किया है, तो वो एक नई मेमोरी लोकेशन पे अपने आप को स्टोर करेगा और वहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। इस तरह से ये जो कॉपीज़ अपनी फंक्शन की वो बनाएगा, वो तब तक बनाता रहेगा जब तक आपका फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। जब भी आप रिकर्शन के प्रोसेस यूज़ करोगे तो प्रोग्रामर को हमेशा रिकर्शन को टर्मिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन का देना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करोगे कि उसको कैसे रोका जाए, तो बेसिकली आपके जो रिकर्शन की प्रोसेस है, फंक्शन की अपने आप को कॉल करने की प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहेगी। जैसे हमने अभी लास्ट प्रोग्राम भी किया जहाँ पे हम बेसिकली कॉल तो किसी दूसरे फंक्शन को कर रहे थे, मगर वहाँ पे हमने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दी थी कि जिसके बेसिस पे वो प्रोग्राम स्टॉप कर सके। तो वो प्रोग्राम अपने आप को क्या है, आपस में एक दूसरे को इन्फाइनाइटली कॉल कर रहा था। तो वहाँ पे जब हमने एक कंडीशन स्पेसिफाई की तो उस कंडीशन के बेसिस पे वो आपका 5 बार प्रोग्राम चला, उसके बाद वो स्टॉप हो गया। तो उसी तरह से रिकर्शन के केस में भी जब भी आप रिकर्शन यूज़ करोगे आपको वहाँ पे किसी तरह की कंडीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोग्राम एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपने आप को स्टॉप कर सके। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम है इसमें भी आपका मेमोरी के बारे में बताया गया है कि आपकी मेमोरी को आपका रिकर्शन प्रोसेस कैसे एक्सेस करता है। जैसे आपका इस सबसे नीचे वाला जो फंक्शन है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। जब फर्स्ट टाइम आपका ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने अपने आप को एक 2000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किया। ये मेमोरी एड्रेस एक तरह का एग्जांपल के तौर पे है कि सपोज आपका फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने अपने आप को एक 2000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किया। अब इसी फंक्शन के अंदर यही फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है, यहाँ पे रिकर्शन की प्रोसेस चल रही है। तो आपका ये जो 2000 मेमोरी लोकेशन है 2000 टू 2009 तक इसने अपने आप को स्टोर किया है, ये रिलीज़ नहीं होगी। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल हुआ तो वो क्या है, उसने अपने आप की एक नई कॉपी बना ली, वो है आपके पास 2010 मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो इसने आपको 2010 के बाद के मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर आपको अपने आप को स्टोर कर लिया। आफ्टर दैट यही फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करता है, तो इसने अब नई लोकेशन 2020 इसके ऊपर अपने आप को स्टोर किया और एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन जब वर्क करेगा तो वो अपने आप को एक मेमोरी स्टैक के रूप में स्टोर करता चलेगा, जिसमें आपका हर सब्सिक्वेंट न्यू फंक्शन अपने प्रीवियस फंक्शन से आगे की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करेगा। जब भी आप रिकर्शन का यूज़ करोगे तो उसमें आपके पास दो बेसिक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिकर्शन आप वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सिमिलर टाइप के फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सको। आप एक ही फंक्शन को लिख रहे हो और उसको बार बार कॉल कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि जब भी वो अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो बेसिकली आपके प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करता चले। दूसरी बात कि जब भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको किसी ना किसी तरह की कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो बेसिकली आपके रिकर्शन के प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करेगा, ताकि आपका जो रिकर्शन है, आपका जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, उसको टर्मिनेट किया जा सके।
अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप यहाँ बेसिकली जो काम रिकर्शन के थ्रू करोगे उसी प्रॉब्लम को आप अपने लूप स्टेटमेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। जैसे आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फिबोनाची सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे आप अपने लूप स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो और अपने रिकर्सिव फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। मगर रिकर्सिव फंक्शन आपके लूप स्टेटमेंट से कई जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे आपको अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है या फिबोनाची सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपका रिकर्सिव फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू योर लूप। अब जब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या है इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे हम एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका जो फंक्शन वन है ये फिर से फंक्शन वन को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे हम किसी तरह की कंडीशन नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइटली ये चलता ही रहेगा, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा। इस तरह से आपकी यहाँ पे मेन स्टेटमेंट चली, ये प्रिंट कहीं ऊपर स्क्रीन पे ऊपर हो गया। आफ्टर दैट आपका फंक्शन वन कॉल हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट चली, आपका फंक्शन वन प्रिंट हुआ। आफ्टर दैट फिर से आपने फंक्शन वन को कॉल किया, तो ये इनफाइनाइटली ही अपने आप को कॉल करता चलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्सन, और इस फंक्शन को हम कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। और ये जो कॉल हमने यूज़ किया फंक्शन को हम जहाँ से कॉल कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा आपकी रिकर्सिव कॉल। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्शन। मगर यहाँ पे हम अब एक तरह की कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये प्रोग्राम आपका इनफाइनाइटली चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको इसको स्पेसिफाई करना है, तो वैसे ही लास्ट केस में जैसे हमने स्पेसिफाई किया था, हम यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं 1। आफ्टर दैट आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद इस i की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग हम यहाँ पे अब फिर से आपकी इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, आपका i लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो आप फंक्शन वन को कॉल करोगे, एल्स आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आपका प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टाइम पे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, आपका मेन फंक्शन प्रिंट हुआ ये वाली स्टेटमेंट, फिर आपके फंक्शन वन को कॉल किया गया, फंक्शन वन को कॉल किया, आपका स्टैटिक वेरिएबल आई डिक्लेयर हुआ, इसको वैल्यू असाइन की गई 1। आफ्टर दैट आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट चली, आपका फंक्शन वन प्रिंट हुआ, फिर आपकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, आपकी कंडीशन चेक की गई, आई की वैल्यू 1 है तो आई इज़ लेस देन 10, तो आपका फंक्शन वन फिर से कॉल हुआ। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। फिर आपका फंक्शन वन कॉल हो तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर 2 बन चुकी है, फिर से आपकी कंडीशन ट्रू है, फिर से फंक्शन वन कॉल होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू आपकी 10 के बराबर हो जाती है। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, आपकी ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्शन, जहाँ पे आपका फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है बार बार, उसको आपका रिकर्शन कहा जाता है। जब भी आपको रिकर्शन यूज़ करना है तो उसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि आप जो फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हो, ये जो आप फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हो जिसको हम रिकर्सिव फंक्शन कह रहे हैं, इसको आपको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि ये आपकी प्रॉब्लम को एक सेम स्टेटमेंट्स के थ्रू बार बार रन करने के बाद आपका सॉल्व करे। ऐसा ना हो कि आपने स्टेटमेंट लिख ली और आपका जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो आपकी अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप बार बार उसी फंक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो बेसिकली आपको फंक्शन को
जब डिफ़ाइन करोगे तो इस तरह से डिफ़ाइन करोगे कि आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी हों जो ओवरऑल आपके फंक्शन को, आपके प्रोग्राम के डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को निकाल सके। दूसरा, जब आप फंक्शन यूज़ करोगे, रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करोगे, तो आपको किसी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी ताकि आपका जो फंक्शन कॉल है वो इन्फिनाइटली ना चलता रहे, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन कंडीशन के बाद स्टॉप कर जाए। अब हम रिकर्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं। अब हम जो बेसिकली प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, जैसे हम 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 5 फैक्टोरियल बेसिकली इक्वल टू क्या रहता है आपका, ये होता है आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट वन इज़ योर फैक्टोरियल। तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्रू रिकर्सिव फंक्शन एक आपका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट n। ये बेसिकली नंबर आप एंटर करोगे कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। देन printf, सॉरी, enter a number to find factorial। then scanf %d sorry address of n, then next यहाँ पे करते हैं हम printf factorial of %d is %ld। यहाँ पे हम लेंगे फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे आपका n कॉमा, अब यहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल आप निकाल रहे हो तो इस फैक्टोरियल को निकालने के लिए हम एक फ़ंक्शन लेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन का नाम ले लेते हैं फैक्ट n बेसिकली आप यहाँ पे जो नंबर ले रहे हो उसको आप अपने फैक्टोरियल को सेंड कर रहे हो, तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जब हम वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं तो आप फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर भी करोगे। तो उसके लिए आप ले लेते हो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आपके पास लॉन्ग है, हम डबल लेके चल रहे हैं लॉन्ग फैक्ट, एंड यहाँ पे फिर आपका इंट n। यहाँ पे आपका फंक्शन को डिफाइन करते हैं लॉन्ग फैक्ट इंट a करते हैं। यहाँ पे n तो हम पहले वैल्यू ले चुके हैं, यहाँ पे इंट a। आफ्टर दैट आपका इफ a इज इक्वल टू 0, अगर आपका a जो नंबर है वो इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल क्या है, 0 होगा। तो सिंपली हम रिटर्न 1 करेंगे।
else return is equal to a into fact a minus 1. दैट्स इट। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अगर आपकी वैल्यू ए ज़ीरो के अलावा कुछ भी होती है तो आप क्या है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो इस फंक्शन को, दैट वन इज योर ए इंटू, और यहाँ से आप इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल ले रहे हैं। आपका ये फंक्शन जैसे ही चलेगा, जैसे हमारे पास जो वैल्यू आप एंटर करते हो दैट वन इज योर 5। जब आप 5 वैल्यू एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका इक्वल टू ज़ीरो है नहीं, तो रिटर्न 1 नहीं होगा। हम एल्स रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न होगा आपका 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये इंटीजर है, यहाँ पे आप जो वैल्यू सेंड कर रहे हो दैट वन इज योर 4। फिर से आपका एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न आपके पास होगी अब 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी वैल्यू ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल रिजल्ट लास्ट में आएगा वो आपके पास होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम नंबर एंटर करेंगे, जैसे हम 5 एंटर करते हैं, प्रेस फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ योर 120। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पे आपका जब प्रोग्राम रन करेगा तो क्या हुआ, आपने एक फैक्टोरियल की पहले डिक्लेरेशन की, लॉन्ग टाइप लेके चल रहे हैं। लॉन्ग टाइप क्योंकि लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने अभी 5 की फैक्टोरियल का, अगर आप इसी हायर नंबर का फैक्टोरियल लेना चाहो तो उसमें जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे 50 का फैक्टोरियल चाहते हो तो उसका जो फैक्टोरियल होगा दैट वन इज 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, इस तरह से आपका 1 तक चलेगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हायर हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं लॉन्ग। तो यहाँ पे आपका फैक्ट फंक्शन है, उसके अंदर आप जो वेरिएबल्स लेके चल रहे हो दैट वन इज इंट ए, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके हैं। फिर आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे हम इंट टाइप ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम वापस रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपने एक एन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर आप नंबर स्टोर कर रहे हो जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट, एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, देन आपकी स्कैन एफ, आप इनपुट ले रहे हो, यूज़र के थ्रू इनपुट लोगे कि किस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है। आफ्टर दैट आपकी एक स्टेटमेंट है, फैक्टोरियल ऑफ %d इज़ %LD। अब यहाँ पे %d की जगह आपका नंबर है, जो भी नंबर आपने एंटर किया आप उसको प्रिंट कर रहे हो, और यहाँ पे %LD में आप फैक्टोरियल n की वैल्यू, आप ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हो फैक्ट फंक्शन, इसकी वैल्यू जो आएगी लास्ट में, जो आपका रिज़ल्ट आएगा आप उसको यहाँ पे रिटर्न करोगे। तो इसने बेसिकली आपके फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल हुआ, आपने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे चेक करेगा इफ़ a इक्वलिटी 0। तो यहाँ पे इसने बेसिकली ये क्या आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक का यूज़ किया है, जहाँ पे हम यूज़ करें पास बाय वैल्यू। तो n के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर थी उसको आपने यहाँ पे सेंड किया आपके a वेरिएबल के अंदर। तो आपने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको कंपेयर किया गया कि आपकी a की जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। तो 0 आपने एंटर नहीं किया, सपोज आपने जैसे यहाँ पे 5 एंटर किया था, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आप लेके चल रहे हो a इंटू फैक्टोरियल ऑफ a माइनस 1। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे आपका प्रोग्राम चलता है तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक फंक्शन बना, फंक्शन में आपकी जो वैल्यू थी रिटर्न हुई दैट वन इज a इंटू ए, आपके पास 5 है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4।
तो इसने यहाँ पे फिर से क्या है, सेम फंक्शन को कॉल किया फैक्ट। अब यहाँ पे आपको जो फैक्टोरियल निकालना है दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 4, तो ये हो गया आपका रिकर्शन। फंक्शन के अंदर ही आपने एक फंक्शन लिखा है जो अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार। कॉल कब करेगा, जब तक आपकी जो ए की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। तो इसने फिर से आपके फंक्शन को कॉल किया, ये फिर से चला, आपकी फिर से रिटर्न स्टेटमेंट आई, आपके पास यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो गई दैट मीन्स योर ए इंटू, अब ए यहाँ पे है 4, लास्ट टाइम का आपके पास 5 है, वो अभी तक वैसे ही है। यहाँ पे आपके पास हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर आपने फैक्टोरियल ऑफ 3 निकाला, तो लास्ट टाइम का आपका 5 इंटू 4 20 इंटू, अब आपके पास फैक्टोरियल ऑफ सॉरी यहाँ पे आपके पास आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आपके पास हो गया 60 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर से आपका प्रोग्राम चला, सब कुछ वैसे ही चला, फिर आपके पास यहाँ पे रिटर्न आ गया आपके पास 2 इंटू 60 दैट मीन्स योर 20 एंड फैक्टोरियल ऑफ 1। फिर से चला, आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल ऑफ 1 निकलेगा दैट वन इज योर 120 इंटू 1 इन फैक्टोरियल ऑफ 0। फैक्टोरियल ऑफ 0 आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, आप रिटर्न वैल्यू कर देते हो 1, तो दैट वन इज योर 120 इंटू 1, तो आपका जो आंसर है दैट वन इज योर 120। एक और प्रोग्राम करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्राम कर लेते हैं आपकी एक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो उसके लिए हम पहले एक फंक्शन हम जो डिक्लेयर करेंगे फिबो, और इसके अंदर वेरिएबल लेंगे इंट ए। आफ्टर दैट आपका मेन फंक्शन, यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं एन। एन का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए। आप एक फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर रहे हो, कितने टर्म्स तक आपको वो चाहिए, 10 टर्म्स तक की फिबोनाची सीरीज़, 20 टर्म्स तक की चाहिए, तो यहाँ पे हम एक नंबर देंगे, यूज़र के थ्रू इनपुट लेंगे, और एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं आई। आई का यूज़ हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, उसके लिए किया जाएगा। आफ्टर दैट printf enter number of terms scanf %d comma address of n, then is your for I is equal to 0, I less than n number of terms, I plus plus। printf %d अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने बनाया है फिबो, एंड यहाँ पे हम वैल्यू सेंड करेंगे आई की। अब हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। if a equal to 0
और ए इक्वल टू 1, आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स होती है फिबोनाची सीरीज़ के अंदर, वो हमेशा आपकी 1 होती है। तो उसके लिए आपकी फर्स्ट 2 जो टर्म्स होंगी उसमें आपकी जो रिटर्न यहाँ से जाएगी, दैट वन इज़ योर 1। एल्स रिटर्न फिबो n-1 प्लस फिबोनाची सीरीज़ में आपका जो नेक्स्ट टर्म होती है वो आपके पीछे वाली 2 टर्म्स का एडिशन होती है। तो आपका यहाँ पे हमने उसके लिए लॉजिक लगाया कि आपकी नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स बनेगी वो आपकी n-1 प्लस n-2 FIBO n-2 इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई था, हमने यहाँ पे ए लिख लिया था, यहाँ पे आपको सॉरी एन लिखा था, ए लिखना पड़ेगा आपको। हम ए वेरिएबल लेके चले थे। नंबर ऑफ टर्म्स डालते हैं हम फर्स्ट, जैसे 8 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज़ चाहते हैं। प्रेस एंटर। 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। तो इस तरह से आप अपनी फिबोनाची सीरीज़ को भी जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शंस।